वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स और मैं हूं आशा शर्मा। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक न्यू चैप्टर की स्टोरी। इसे आप स्टोरी कह सकते हैं, इसकी समरी कह सकते हैं, और मैंने इसमें एक एक लाइन को डिफाइन किया है जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो की हर स्टोरी में करती हूँ। बट आज ये स्टोरी नहीं है, आज है कि ये पोयम, बहुत अच्छी पोयम है। इस पोयम का नाम है टू द कुकू और ये चैप्टर है 6 और क्लास भी ये 6 है। टू द कुकू, कुकू एक बर्ड है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके पोयम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। विलियम वर्ड्सवर्थ। भाई देखिए, जब भी विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है नेचरिस्टिक पोएट में हमेशा सबसे जो बेस्ट पोएट माने जाते हैं इज वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ एक वैसे अगर हम बात करें तो ये हमेशा एक रोमांटिक एज में आते हैं, लेकिन ये एक रोमांटिक एज टाइम पीरियड में नेचरिस्टिक पॉइंट हैं या लेक ऑफ, जैसे बोलते हैं ना कि लेक पॉइंट के नाम से जाना जाता है इनको, नेचरिस्टिक पॉइंट के नाम से जाना जाता है इनको, चाइल्डहुड द पॉइंट ऑफ चाइल्डहुड के नाम से जाना जाता है इनको, द पॉइंट ऑफ रोमांटिक एज के नाम से जाना जाता है इनको। काफ़ी बहुत फेमस हैं ये, तो इनका इंट्रोडक्शन देना तो भाई लाजमी है, बनता है। चलिए थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं इनका। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 1770 में इनका बर्थ हुआ और 1850 में इनकी डेथ हो जाती है। और आपको पता है 1850 में जब इनकी डेथ होती है तभी इनका लिरिकल बैलेट्स भी पब्लिश होता है। सो विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एन द इंग्लिश पोएट। ही वॉज, एक इंग्लिश पोएट हैं, पोएट थे। ही वॉज बोर्न इन द कुकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। इंग्लैंड के कुकरमाउथ एक जगह है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ है। He used to often go on a long walking tour in the France, and these inspired him to write his very first work, and Evening Walk and the Desperate Sketches. मतलब इनको घूमने फिरने का बहुत शौक था, बहुत घूमे फिरे हैं। घूमते फिरते ही इनको जो सबसे पहले इन्होंने अपना काम लिखा था वो था एन इवनिंग वॉक और डेस्परेट स्केच। ये इनका सबसे फर्स्ट वर्क है। Wordsworth's love of the nature is evident in his poems such as I Wandered Lonely as a Cloud and The Solitary Reaper. अगर आप इनकी पोएम पढ़ेंगे, वंडरिंग लोनली एज अ क्लाउड, ये डेफोडिल्स की लॉन्ग नेम है, शॉर्ट में इसका नाम है डेफोडिल्स। और जब सॉलिटरी रीपर है, जब भी आप कभी इनकी ये पोएम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नेचर के कितने बड़े नेचर के को प्रेज करते थे और कितने बड़े नेचरिस्टिक पोएट थे। His collection of the poetry lyrical ballads 1798 brought him into the limelight. इनका जो सबसे बड़ा काम था पोइट्री का जो कलेक्शन था उन्होंने लिरिकल बैलेट्स में किया था। और लिरिकल बैलेट्स जब इन्होंने इसमें काम किया था तो इसमें इन्होंने अपने एक फ्रेंड की हेल्प ली थी और उनका नाम था एस.टी. कॉलरिज। थोड़ा सा मुझे पता है यहाँ पे उनका कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको बस ऐसे ही बता रही हूँ थोड़ा सा अवेयर करने के लिए। तो इन दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेट्स में काम किया था। और एक लिरिकल बैलेट्स ही एक ऐसा था कि जिसमें इन्हें एक नाम मिला था, एक लाइमलाइट मिली थी। द प्रील्यूड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, इन्होंने एक पोएम लिखी थी द प्रील्यूड। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें इन्होंने अपनी लाइफ लिखी है। वॉज पब्लिश पोस्टमॉर्टली। ही वॉज द इंग्लैंड्स पोएट्स लॉरेट फ्रॉम द 1843 अंटिल हिज डेथ। अब थोड़ा सा इन्होंने इस पोएम के बारे में बताया है, वो भी देख लेते हैं। टू द कुकू वॉज पब्लिश्ड इन 1804। 1804 में इन्होंने टू द कुकू पोएम को पब्लिश किया था। वर्ड्सवर्थ वॉज ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेचर एंड द सेम कैन बी सीन इन दिस पोएम। वर्ड्सवर्थ शुरू से ही नेचर से अट्रैक्ट होते थे और ये सब चीज़ें आप इनकी पोएम्स में देख सकते हैं, स्पेशली टू द कुकू में। द स्पीकर इज सीन वंडरिंग इन द वैली ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। इस पोएम में एक स्पीकर होता है जो बता रहा है इसके अंदर, वो हमेशा पहाड़ियों में, घाटियों में घूम रहा है और कौन सा सीजन है, स्प्रिंग सीजन है। ही इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सॉफ्ट ट्यून्स ऑफ द कुकू। और जब वो घूम रहा होता है तभी उसे एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ होती है कुकू, एक बर्ड की, जिससे वो अट्रैक्ट हो जाता है। द पोएम इंक्लूड्स मैनी एक्ट्स और द ओल्ड फैशन्ड वर्ड्स फॉर द नॉट कॉमनली यूज्ड एनी मोर। और इस पोएम में कुछ ऐसे वर्ड्सों का यूज़ किया गया है जो कॉमनली कम ही यूज़ होते हैं। और एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगी, टू द कुकू जो पोएम है
इसमें जो स्पीकर है जो फील करता है कुकू को, ये इमेजिनरी है, रियल नहीं है। भाई देखिए मोस्टली पॉट जो होते हैं ना वो इमेजिनेशन में इतने खो जाते हैं, तो इमेजिनेशन में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, उसी को अपने काम में प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी कुकू बर्ड है जिसको वो फील कर रहा है, उसकी आवाज़, उसकी गाने को, और वो जो स्पीकर है वो कोई और नहीं है, यहाँ पे स्पीकर वर्ड्सवर्थ ने खुद को बताया है। तो ये मैंने आपको वर्ड्सवर्थ और इस पोएम के बारे में थोड़ा सा बताया। अब चलिए इस पोएम को ही अच्छे से रीड करते हैं। ओ ब्लेथ न्यू कमर आई हैव हियर्ड, I hear thee the rejoice, O cuckoo shall I call the bird, or but a wandering voice. ओ ब्लेथ न्यू कमर, यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ हैं यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रहे हैं कुकू के लिए। वो बोलते हैं प्यारी, जो वो उसके लिए बोलते हैं ओ मेरी प्यारी बर्ड, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। ओ कुकू शैल आई कॉल द बर्ड, मैं तुम्हें, ओ मेरी प्यारी कुकू मैं तुम्हें एक बर्ड बुलाता हूँ, और बट अ वंडरिंग वॉइस, कि तुम सच में क्या एक बर्ड हो या कोई एक वंडरिंग, वंडरिंग मतलब होता है कि मैं, मतलब एक ऐसी आवाज़ है जिसके लिए मैं भटक रहा हूँ, मुझे नहीं पता। क्योंकि यहाँ पे जो स्पीकर है उसने नहीं देखा, तो वो बोल रहा है कि मैं बस एक ऐसी आवाज़ सुन रहा हूँ जो मुझे मदहोश करती है, मैं खो जाता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कोई चिड़िया है या कोई एक ऐसी आवाज़ है जो मुझे इमेजिनरी दुनिया में ले जाती है। While I am lying on the grass, क्योंकि मैं घास में लेटा हुआ हूँ, thy two-fold shout I hear, मैं दो तरफ से आवाज़ों को आते हुए सुनता हूँ। From hill to hill, it seems to pass at once far off and near. यहाँ पे स्पीकर बताते हैं, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि मैं घास में आराम से लेटा हुआ हूँ, तो तभी मुझे दो तरफ से आवाज़ें सुनाई देती हैं, और वो आवाज़ें हिलों से, पहाड़ियों से, दूर दूर से आ रही हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बहुत पास से आवाज़ आती है और कभी कभी लगता है कि वो बहुत दूर है। तो मतलब मुझे नहीं पता, इतना तो मुझे पता है कि ये बहुत दूर पहाड़ों से, पहाड़ियों से, घाटियों से आवाज़ें आ रही हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आवाज़ इतनी क्लोज होती है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरे पास से निकल के गई। कभी कभी वो आवाज़ बहुत ज़्यादा दूर से सुनाई आती है और कभी कभी वो बहुत पास से सुनाई आती है। द बैबलिंग ओनली ऑफ द वेल, बैबलिंग देखिए टॉकिंग कंटिन्यूसली, मीनिंग है इसका यहाँ पे, ये जो हाईलाइट वर्ड है ये वर्ड मीनिंग है, और यहाँ पे इन्होंने इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन किया है। Thou babbling only to the veil of the sunshine and of the flower, thou bringest unto me a tale of the visionary hours. यहाँ पे बोला इन्होंने कि क्योंकि मैं कंटिन्यूसली खुद से ही ये जो बातें कर रहा हूँ, और ये जो आवाज़ है मुझे, मैं क्योंकि घाटी में, पहाड़ी उसमें घास के मैदान में लेटा हुआ हूँ, बहुत अच्छा वहाँ का मौसम है, सूरज बहुत अच्छी शाइन कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये ऐसा लगता है कि जब भी मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ तो मैं कई कई घंटों तक मैं तुम्हारी ही कहानी और तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, मुझे नहीं पता कि कितने घंटों तक मैं तुम्हारी ही दुनिया में खोया रहता हूँ। मतलब कि यहाँ पे जो कुकू है उसकी आवाज़, उसका जो संगीत है, वर्ड्सवर्थ को इतना कहते हैं ना कि खो जाना, इतना खो जाते हैं उसकी आवाज़ में, उन्हें नहीं पता कि कितने घंटे से वो एक विजनरी लाइफ में है। ट्राइज वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ बोलते हैं क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन में आई है, तो बोलते हैं कि स्प्रिंग सीजन की डार्लिंग, मैं तुम्हारा 3 बार स्वागत करता हूँ। इवन येट दाउ आर्ट टू मी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम क्या हो, मुझे नहीं पता। यू नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, ए वॉइस, ए मिस्ट्री, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम एक्चुअल में क्या हो, तुम ना तो तुम कोई बर्ड हो, मुझे लगता है कि तुम कोई बर्ड नहीं हो, तुम एक ऐसी इनविजिबल, इनविजिबल मतलब होता है कि ना दिखाई देने वाली चीज़, मुझे तुम बर्ड नहीं लगती हो, मुझे तुम कुछ एक अजीब अदृश्य कोई चीज़ लगती हो, एक आवाज़ हो, एक रहस्य हो, एक जादू हो, मुझे नहीं पता तुम क्या हो, तुम बर्ड ही हो सच में या तुम ये हो। क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने तो आज तक सिर्फ उसका म्यूज़िक सुना है, उसकी आवाज़ सुनी है, लेकिन उसको कभी देखा नहीं है, सिर्फ आवाज़ से ही ये इमेजिन किया है कि ये एक बर्ड है। फिर उनको लगता है कि भाई मैंने अब कभी अपनी आंखों से तो देखा ही नहीं है, ये तो विजनरी है ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये शायद बर्ड ना हो, एक कोई अदृश्य चीज़ हो, या कोई एक ऐसी आवाज़ हो जो मुझे मदहोश कर देती है,
या कोई रहस्य है। मुझे नहीं पता तुम क्या हो, बट जो भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। द सेम होम इन माई स्कूल डे बॉय डेज। और ये जो म्यूजिक है जो मैं अभी सुन रहा हूँ घास के मैदान पे लेटे हुए, ये बिल्कुल सेम वैसा ही म्यूजिक है जैसा मैं अपने स्कूल के दिनों में सुना करता था। कि जब मैं एक स्कूल बॉय था और उस टाइम जब मैं स्कूल जाता था, तो आज का म्यूजिक सेम बिल्कुल वैसा है जैसा वो उस टाइम भी मैंने सुना है। आई लिसन टू एंड द क्राई। यहाँ पे क्राई से मतलब रोने से नहीं है, यहाँ से क्राई से मतलब है म्यूजिक से। कि मैं तब भी वही गाना, वही संगीत, वही म्यूजिक सुनता था जो मैं आज एक मतलब जब अब यहाँ पे वो बड़े हो चुके हैं, बोल रहे हैं कि आज मैं बड़े होने के बाद भी सेम वही म्यूजिक, उतनी ही सॉफ्टनेस है, उतनी ही स्वीटनेस है। ये बिल्कुल सेम वैसा म्यूजिक है जैसा मैंने अपने स्कूल के दिनों में सुना था। विच मेड मी लुक 1,000 वेज इन अ बर्ड, अ ट्री एंड अ स्काई। और जैसे ही मैं ये आवाज़ सुनता हूँ, ये म्यूजिक सुनता हूँ, तो ये मुझे मतलब मैं ऐसा खो जाता हूँ। तो मैं इस आवाज़ के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देता हूँ और इस आवाज़ को ढूंढते हुए मैं काफ़ी जगह जाता हूँ। जैसे मैं झाड़ियों में जाके देखता हूँ कि शायद झाड़ियों से आवाज़ आ रही है, या ये पेड़ों से आ रही है, या ये आसमान से आ रही है, ऊपर से आ रही है। क्योंकि मुझे सिर्फ आवाज़ आती है, लेकिन कहाँ से आ रही है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो मैं जैसी इसकी आवाज़ सुनता हूँ, इस कुक्कू का म्यूजिक सुनता हूँ, तो मैं भटकना शुरू कर देता हूँ कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। भाई देखिए, कॉमन सी बात है, अगर हम भी कोई चीज़ हमें सरप्राइज करती है तो हम उसकी विजनरी चाहते हैं, है ना, हम भी उसे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ भी चाहते हैं कि जब मैं इतना अच्छा, इतना स्वीट म्यूजिक सुन रहा हूँ, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, अपने स्कूल टाइम से सुनता आ रहा हूँ, और आज मैं बड़ा हो गया हूँ, आज भी सेम कोई चेंज नहीं आया। तो एक क्यूरियोसिटी होती है सबके अंदर कि ये किसकी आवाज़ है। तो वही वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं कि जैसी मैं इस म्यूजिक को सुनता हूँ, इस म्यूजिक को मेरे कानों में जाता है, तो मैं भटकना शुरू कर देता हूँ। मैं ढूंढता हूँ कि ये किसका म्यूजिक है, कोई, क्या ये सच में बर्ड है, कोई जादू है, क्या है। यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ हैं, इन्होंने अपने आप ही इसको नाम दिया है कुकू, बट रियलिटी में उन्होंने उसे नहीं देखा। टू सीक दी डिड आई ऑफन रोव। रोव का मीनिंग होता है भटकना। बोलते हैं कि जैसी मैं देखता हूँ तो मैं भटकने लगता हूँ। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है कि कौन इतना अच्छा म्यूजिक किसका है, कौन सी ऐसी बर्ड है जो इतना अच्छा म्यूजिक कर सकती है। अब नाम तो आप कुछ भी रख लीजिए। तो जैसे ही यहाँ पे वर्ड्सवर्थ इसकी आवाज़ को सुनते हैं, लेटे हुए हैं, जैसे उनके कानों में इतना अच्छा स्वीट म्यूजिक जाता है, वो भटकने लग जाते हैं थ्रू वुड्स और ऑन द ग्रीन्स। कभी वो पेड़ों के पास जाते हैं, कभी वो पहाड़ियों पे, मतलब जहाँ पे फील्ड्स होते हैं, वहाँ पे ग्रीन फील्ड्स होते हैं, वहाँ पे घूमना शुरू कर देते हैं। एंड दाउ वर्ड स्टिल ए होप। और जब भी वो ऐसे घूमते रहते हैं तो उनको अंदर हमेशा एक उम्मीद होती है। किस चीज़ की? ए लव स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन। बस एक उम्मीद लेके घूमते रहते हैं कि शायद भाई जितना अच्छा म्यूजिक जो मुझे इतना पसंद है, मैं इसको इतना पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, जिसे मैंने आज तक कभी नहीं देखा, लेकिन मैं उसको बहुत लंबे टाइम से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक उसे नहीं देखा। बट वो एक उम्मीद भी लेके चलते हैं कि मे बी लाइफ में कभी मैं इस पक्षी को देख पाऊंगा। And I can listen to the yet can lie upon the plain and the listen till I do budget than the golden time again। और बोलते हैं कि जैसे ही ये संगीत मेरे कानों में जाता है तो मैं बिल्कुल वैसी ही दुनिया में चला जाता हूँ, वही फीलिंग इमेजिन करने लगता हूँ। तो ये मेरे लिए एक गोल्डन टाइम है, एक गोल्डन मोमेंट है कि फिर से मुझे वैसे ही म्यूजिक सुनने के लिए मिल रहा है जैसा मैं अपने स्कूल टाइम में सुनता था। तो ये मुझे एक ही गुड एक्सपीरियंस दे रहा है। O blessed bird, the earth we pace again appears to be, and the substantial fairy place that is fit home for thee। ओ ब्लेस्ड बर्ड, यहाँ पे अगेन वर्ड्सवर्थ ने कुकू के लिए बोला है, ओ प्यारी मेरी बर्ड, ये जो जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, अगेन अपीयर्स टू बी, और दोबारा तुम मुझे इस जगह पे दिखाई दी हो। दिखाई देने से मतलब कि दोबारा मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है। भाई देखा तो उन्होंने है ही नहीं। तो बोलते हैं इस धरती पे जहाँ पे हम रहते हैं, मैंने सेकंड टाइम तुम्हारी आवाज़ सुनी है। और अनसब्सटेंट का मतलब होता है अकाल्पनिक, जो रियल नहीं होता, ठीक है, जिसका एक्सटेंस नहीं होता है। तो बोलते हैं कि मैंने इस ज़मीन पर, इस पृथ्वी पर मैंने सेकंड टाइम तुम्हारी आवाज़ सुनी है, जो कि ये एक रियल नहीं है, और तुम इस अर्थ पे रहना या इस अर्थ पे आना डिजर्व नहीं करती हो। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारा म्यूजिक इतना अच्छा है
कि तुम एक फेरी प्लेस को डिजर्व करती हो। फेरी प्लेस हम बोलते हैं ना कि परियों की दुनिया बड़ी अच्छी होती है। भाई देखो, देखी तो मैंने भी नहीं है, और बस हम इमेजिन करते हैं कि परियों की दुनिया, सुंदर सुंदर परियां होती हैं, बहुत अच्छी जगह होती है। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं कि ये जो अर्थ है ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम सेकेंड टाइम यहाँ पर आई हो, लेकिन तुम इस अर्थ पे आना डिजर्व नहीं करती हो। तुम्हें परियों की दुनिया में होना चाहिए। सिर्फ वही एक ऐसी जगह है जो तुम्हारे लिए फिट है, और वही तुम्हारा एक्चुअल में घर हो सकता है। तो तुम इस अर्थ को डिजर्व नहीं करती हो। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने अपनी फीलिंग्स, अपने जो भी वो सोच रहे हैं, जॉय को, अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने एक्सप्रेस किया है। क्योंकि वो बहुत बड़े नेचरिस्टिक पोएट थे, तो उन्होंने नेचर को डिफाइन किया है कि कुकू बर्ड ऐसी है, उसका म्यूज़िक मुझे इतना पसंद है, और मैं बचपन से, स्कूल टाइम से सुनता रहा हूँ, म्यूज़िक में कोई चेंज नहीं आया। मैंने इतनी बार सुना है लेकिन कभी से देखा नहीं है। क्या ये बर्ड है, क्या ये मेरी इमेजिनेशन है, क्या ये कोई जादू है, क्या है, मुझे नहीं पता। बट जो भी है बहुत अच्छी है, और मुझे बहुत इसकी आवाज़ पसंद है। तो यहाँ पे ये पोएम होती है कंप्लीट। तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट करके कि आपको ये वर्ड्सवर्थ की पोएम कैसी लगी। और अगर आपको ये पोएम पसंद आई तो प्लीज़ like my video, subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button. And I'll come with the next one in our coming video. And thank you so much for watching this complete video. Have a good day.